हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में हम लोग एरर इन मेज़रमेंट की कुछ टॉपिक्स देखने जा रहे हैं, है ना। एरर इन मेज़रमेंट्स जेई मेंस और जेई एडवांस के पर्पज़ से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जेई मेंस ने या जेई एडवांस ने कभी भी क्वेश्चंस को नज़रअंदाज तो नहीं किया है एरर इन मेज़रमेंट टॉपिक से। तो एरर इन मेज़रमेंट टॉपिक को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे और वैसी टॉपिक्स जो जेई मेंस या जेई एडवांस में बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ की जा रही हैं या फ्रीक्वेंटली उन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग उन टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, है ना। देखिए, एरर की अगर हम लोग बात करते हैं तो एरर क्या है। जैसे मान लीजिए कि मैंने आप लोगों को बोला कि 5.2 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए, है ना। आपके पास जो स्केल है, आप स्केल उठाइए और स्केल से 5.2 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए। सभी लोग कहेंगे अरे वाह, मास्टर साहब ने तो बड़ा अच्छा काम दे दिया और बड़ा ही आसान काम दे दिया है। 5.2 सेंटीमीटर की तो लाइन ही ड्रॉ करनी है, खींच दे भैया 5.2 सेंटीमीटर की लाइन, क्या जाता है। इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी पूछते हैं कभी, आज पूछ दिया इन्होंने। तो देखो क्या है, 5.2 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट जब हम लोग ड्रॉ करेंगे, मैंने यहाँ स्क्रीन पर एक स्केल दिखा रखा है और इस स्केल की मदद हम लोग लेंगे 5.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने में। ओके, चलिए देखते हैं ड्रॉ कर क्या रिस्पॉन्स हम लोगों को मिलता है। तो ज़रा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 5.2 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट। ये मैंने उठाया, ये ज़ीरो से लिया, है ना, और ज़ीरो से लेने के बाद ये मैं बढ़ रहा हूँ तेज़ी से और 5.2 सेंटीमीटर की तरफ आया मैं। सपोज़ यहाँ तक आ गया। ओके, ये मैंने 5.2 सेंटीमीटर, मैं प्रेटी श्योर हूँ कि मैंने 5.2 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी है और आप लोग भी देख रहे होंगे कि हाँ बिल्कुल ही ये 5.2 सेंटीमीटर के लमसम में क्या है, मतलब 5.2 सेंटीमीटर मैंने स्केल उठाया और मेज़र कर दिया। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या वाकई में हम लोग श्योर हैं कि हमने जो लाइन ड्रॉ की है वो एग्जैक्टली 5.2 सेंटीमीटर की है, जैसा कि हमने यहाँ पर ले लिया है। आप देखिए, ये लाइन सेगमेंट मैंने लिया ना, ग्रीन वाली, ये ग्रीन वाली लाइन सेगमेंट हमने तो अपने हिसाब से 5.2 सेंटीमीटर ही ड्रॉ किया है और दिख भी रहा हम लोगों को। तो वी आर वेरी प्रेटी मच श्योर डैट द लाइन सेगमेंट drawn by me is 5.2 सेंटीमीटर। ओके, प्रॉब्लम कहाँ है। अब ज़रा मैं इस फिगर को मतलब कि फिगर को थोड़ा सा मैग्नीफाई करता हूँ, ध्यान दीजिए। अब ज़रा देखिए तो हम लोग 5.2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने के तो प्रोसेस में थे, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ गए। मतलब हमारी मेज़रमेंट 5.2 सेंटीमीटर और 5.3 सेंटीमीटर के कहीं बीच में चली गई, है ना। वापस आ जाइए अपने ओरिजिनल रीडिंग पर। जिस मेज़रमेंट को हम लोग 5.2 सेंटीमीटर समझ रहे थे वो, और हम लोग अपने बिल्कुल ही होशो हवाश में कहा था कि हम लोगों ने गलती नहीं की है, एग्जैक्ट 5.2 सेंटीमीटर है, लेकिन जब हमें आईना दिखाया गया ना तो हमें पता चला कि नहीं, मेज़रमेंट तो 5.2 सेंटीमीटर नहीं है। तो पता ये चलता है कि किसी भी मेज़रमेंट में शिफ्टिंग हो सकती है। जिस मेज़रमेंट की वैल्यू की बात हम लोग कर रहे हैं, या तो मेज़रमेंट जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की जाएगी तो या तो हम उस वैल्यू से थोड़ा सा आगे निकल सकते हैं या उस वैल्यू से थोड़ा सा पीछे निकल सकते हैं, है ना। अब जैसे मान लिया जाए कि मैं इसी को यहाँ पर दिखाता हूँ, देखिएगा ज़रा ध्यान से। ये मैंने स्केल दिखा दिया और यहाँ पर मैं कैलिब्रेशन ले रहा हूँ, है ना। सपोज़ ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। ओके, ये मैंने 5.1 माना, 5.2 माना, 5.3 माना, 5.4 माना, समथिंग दिस, और ये 4.9, 4.8, 4.7 समथिंग, डेट्स 5 सेंटीमीटर। ये हमारा 5.2 है। तो देखिए, जब हम लोग लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे थे तो एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँगा तो ये वाली जो रीडिंग है, अगर मैं इस रीडिंग की बात करता हूँ तो ये रीडिंग हमारी 5.2 सेंटीमीटर है। लेकिन जब हम लोग मेज़रमेंट करने के वे में आए तो दो बातें होती हैं, या तो हम लोग 5.2 सेंटीमीटर से शिफ्ट करेंगे तो थोड़ा सा हल्का सा राइट साइड शिफ्ट कर सकते हैं ना, या नहीं तो 5.2 सेंटीमीटर से शिफ्ट करेंगे तो थोड़ा सा लेफ़्ट साइड शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब हमारी रीडिंग जो है ना वो 5.1 और 5.3 के बीच में रहने वाली है ना।
तो इसी चीज़ को मैं लिख रहा हूँ, पहले देखिएगा। चलिए देखिए, मैंने लिख दिया। मैं आपको बता दूं मैंने क्या लिखा है कि अगर हम लोगों को 5.2 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए बोला गया, तो हम लोग स्केल से मेजर करके 5.2 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। लेकिन हम लोग श्योरली ये नहीं कह सकते हैं कि जो लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया है वो एग्जैक्टली 5.2 सेंटीमीटर है। हो सकता है कि हमारे ज़रिए जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया गया है वो 5.2 सेंटीमीटर से थोड़ा सा राइट साइड शिफ्ट कर गया हो, या ये भी हो सकता है कि जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है 5.2 सेंटीमीटर, तो जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है उस ड्रॉ करने के वे में ऐसा भी हो सकता है कि हम लोगों ने 5.2 सेंटीमीटर से पहले ही पॉइंट को रोक दिया। इस तरह से हमारी जो रीडिंग है ना वो 5.1 सेंटीमीटर से लेकर 5.3 सेंटीमीटर के बीच में ही कहीं लाई कर रही है। तो अगर हम लोग वैल्यूज़ की बात करते हैं कि वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई कर रही है हमारी, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 5.1 सेंटीमीटर से लेकर 5.3 सेंटीमीटर के बीच में कहीं भी लाई कर सकती है। तो इसका मतलब यही ना हुआ कि जिस मेज़रमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं उस मेज़रमेंट में अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी कितनी की है? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लेफ़्ट शिफ्ट कीजिएगा तो कितना शिफ्ट कीजिएगा? तो 5.2 से 5.1 तक आइएगा ना। तो जब मैं लेफ़्ट में शिफ्टिंग की बात करूँगा तो बताइए ये लेफ़्ट में शिफ्टिंग कितनी आ जाएगी? 0.1 सेंटीमीटर की आएगी। और अगर राइट की बात कीजिएगा आप तो बताइए 5.2 आपको ड्रॉ करनी थी, पता नहीं चला, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं? 5.3 तक ही ना जा सकते हैं। तो राइट में शिफ्टिंग जो हो सकती है वो 0.1 सेंटीमीटर हो सकती है ना। तो इस तरह से मेज़रमेंट में अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी कितनी की है? प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो ये माइनस जो है वो लेफ़्ट साइड शिफ्टिंग को दिखाता है और प्लस जो है वो राइट साइड शिफ्टिंग को दिखाता है। तो इस तरह से हम लोगों को ये मालूम चल रहा है कि मेज़रमेंट में अनसर्टेनिटी क्या होती है। पता है इसी अनसर्टेनिटी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? एरर के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा एरर हो गया। तो आप देख सकते हैं हमने बोला था क्या 5.2 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए। आपने ड्रॉ भी किया, हमने ड्रॉ भी किया, लेकिन जो लास्ट डिजिट है ना इस मेज़रमेंट की, वो लास्ट डिजिट अनसर्टेन है, उसमें श्योरिटी नहीं है, जिस वजह कर मेज़रमेंट में क्या आई है? एरर आई है। तो इसी अनसर्टेनिटी को ही हम लोग एरर के नाम से जानते हैं। तो एरर को मैंने डिफाइन किया है, ऊपर देखिए ये डेफिनेशन। एरर क्या है? एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटेन्स सम अनसर्टेनिटी विच इज़ कॉल्ड एरर इन मेजरमेंट। इसकी डिस्क्रिप्शन मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है कि क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, एरर क्यों आ रहा है। दूसरा कि किसी भी एरर की अगर हम लोग बात करते हैं ना तो वह क्यों होता है। आमतौर पर दो वजह है एरर आने के। पहली वजह ये है कि जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशंस होती है, हर इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन होती है ना। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग जिस स्केल की यूज़ करते हैं वो स्केल कम से कम 1 मिलीमीटर ही मेज़र कर सकता है। अगर 1 मिलीमीटर से छोटी लेंथ मेज़रमेंट करनी है तो हमारा नॉर्मल स्केल नहीं कर पाता है ना। तो इस इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिटेशंस हो गई। तो एरर होने की दो वजह है, एक तो इंस्ट्रूमेंट के कारण और दूसरा हमारा क्या हो गया, जो बंदा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है उस बंदे से होने वाली गलती के कारण भी क्या हो सकता है? एरर राइज हो सकता है। तो ये हम लोगों ने एरर की बेसिक कंसेप्ट समझ ली। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को, है ना। तो बहुत ही आसान चीज़ थी हम लोगों ने जो यहाँ पर देख ली। देखिए आमतौर पर एरर से जब बात करते हैं ना तो दो क्वांटिटी जो है दिखने में तो एक जैसी लगती है लेकिन है नहीं वो एक जैसी। आपने शायद नाम भी सुना होगा, एक का नाम है एक्यूरेसी और दूसरे का नाम है प्रेसिशन। तो हम लोग ये समझते हैं कि एक्यूरेसी और प्रेसिशन क्या है और इनमें क्या डिफरेंस है ना। चलिए देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म को समझने जा रहे हैं ना, एक्यूरेसी एंड प्रेसिशन। एक्यूरेसी क्या है, प्रेसिशन क्या है, इसे हम लोग समझते हैं। देखिए एक्यूरेसी की जहाँ तक बात है ना तो एक्यूरेसी का जो मतलब निकलता है वो मतलब निकलता है कि जो मेज़रमेंट हमारी है वो मेज़रमेंट ट्रू वैल्यू के कितनी नज़दीक है। तो जो मेज़रमेंट ट्रू वैल्यू के काफ़ी नज़दीक होती है वैसे कंडीशन में हम लोग ये कहते हैं कि मेज़रमेंट एक्यूरेट मेज़रमेंट है या उस मेज़रमेंट की एक्यूरेसी ज़्यादा है। अगर
बात करते हैं प्रेसिशन की, तो प्रेसिशन हमारी ये दिखाती है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी मेजर्ड क्वांटिटी जो है ना, वह कितनी रिजोल्यूशन तक उसे मेज़र किया गया है। रिजोल्यूशन का मतलब हो गया कि डेसिमल के कितने प्लेस तक उस क्वांटिटी को मेज़र किया गया है, ये हमारा क्या कहलाता है, प्रेसिशन कहलाता है। अब ये तो ऐसे समझ में आएगा नहीं, है ना, तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई सर्टेन लेंथ है, तो वो लेंथ हमारा दिया गया है 3.678, तो ये मैंने ट्रू लेंथ लिया है कि किसी लेंथ, ट्रू लेंथ ले लिया है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी एक सर्टेन लेंथ की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसकी ट्रू वैल्यू जो है ना वो 3.678 है, सेंटीमीटर है। मान लिया जाए कि 3 बंदे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, सपोज़ 3 लोग हैं जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर दे दिया स्टूडेंट ए। तो स्टूडेंट ए अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है तो सपोज़ स्टूडेंट ए के पास नॉर्मल स्केल है, नॉर्मल स्केल जो हम लोगों को इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में मिल जाता है। तो स्टूडेंट ए ने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की तो यहाँ से पता चला कि इसकी जो मेज़रमेंट है वो 3.5 सेंटीमीटर आई है, ये इसकी मेज़रमेंट आई है। और दूसरी तरफ हमारे पास एक और स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट को हम लोग स्टूडेंट बी मार्क कर देते हैं, और मान लीजिए इसके पास एक वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर या वर्नियर स्केल है ना। तो जब इसने वर्नियर स्केल से मेज़रमेंट किया तो वर्नियर स्केल से मेज़रमेंट करने के बाद इसने 3.38 सेंटीमीटर की मेज़रमेंट की। आपको याद होगा नॉर्मल स्केल जो होता है वो डेसिमल के 1 डिजिट तक या डेसिमल के 1 पोजीशन तक मेज़रमेंट कर पाता है, और वर्नियर कैलिपर जो होता है वो डेसिमल के 2 पॉइंट तक मेज़रमेंट कर पाता है। ओके, अब आप इन दोनों स्टूडेंट्स से मिलने वाली रीडिंग को ज़रा ध्यान से देखिएगा। आपकी ट्रू वैल्यू क्या है, तो आप पाइएगा कि हमारा जो ट्रू वैल्यू है ना वो 3.678 है, ये हमारा ट्रू वैल्यू है। स्टूडेंट ए की रीडिंग क्या है, स्टूडेंट ए की रीडिंग 3.5 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट बी की रीडिंग क्या है, स्टूडेंट बी की रीडिंग 3.38 सेंटीमीटर है। ओके, तो अब ज़रा ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी रीडिंग ट्रू वैल्यू के काफ़ी नज़दीक है, तो आप बोलिएगा कि 3.5 सेंटीमीटर जो है ना वो ट्रू वैल्यू 3.678 सेंटीमीटर के बहुत नज़दीक है। कैसे, तो इसके लिए मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, नंबर लाइन से भी पकड़ा जाएगा। तो आप ज़रा ध्यान देना, मान लीजिए ये रीडिंग 3.678 सेंटीमीटर है ना, ये रीडिंग हमारा कितना आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। अगर इस रीडिंग की बात करते हैं तो ये रीडिंग आप 3.68 सेंटीमीटर ले लीजिए, तो आप पाइएगा कि जो गैप है हमारा 3.678 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर के बीच में ये काफ़ी कम है। तो आपकी एक्यूरेट रीडिंग किसकी मानी जाएगी, तो क्योंकि स्टूडेंट ए की रीडिंग ट्रू वैल्यू के काफ़ी नज़दीक है ना, तो स्टूडेंट ए की रीडिंग ज़्यादा एक्यूरेट मानी जाएगी। तो अगर हम लोग एक्यूरेसी की बात करते हैं कि भाई किसकी रीडिंग में एक्यूरेसी अच्छी है, एक्यूरेसी इन रीडिंग, तो ये हमारा स्टूडेंट ए की रीडिंग जो है ना उसकी रीडिंग ज़्यादा एक्यूरेट है। लेकिन प्रेसिशन की अगर बात करते हैं तो प्रेसिशन हमारा जो होता है ना वो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन पर डिपेंड करता है। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बोले ना तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट डेसिमल के किस पोजीशन तक किसी रीडिंग को तोड़कर दिखा पाता है। तो नॉर्मल स्केल जो है ना डेसिमल के 1 पॉइंट तक रीडिंग को दिखा पाता है, जबकि वर्नियर कैलिपर डेसिमल के 2 पॉइंट तक दिखाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वर्नियर कैलिपर इंस्ट्रूमेंट की रिजोल्यूशन जो है वो ज़्यादा अच्छी है ना। रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि किसी भी रीडिंग को छोटे छोटे टुकड़ों में देखना। ओके, तो नॉर्मल स्केल जो है ना सेंटीमीटर को मिनिमम 1/10 तक ही डिवाइड करके देख पाता है, जबकि वर्नियर कैलिपर 1 सेंटीमीटर को 1/100 पार्ट तक डिवाइड कर देख पाता है। तो वर्नियर कैलिपर की रिजोल्यूशन नॉर्मल स्केल की रिजोल्यूशन से कहीं ज़्यादा अच्छी है। तो अगर मुझे प्रेसिशन की बात करनी है कि प्रेसिशन किस स्टूडेंट की रीडिंग में है, प्रेसिशन इन रीडिंग, तो स्टूडेंट बी की रीडिंग की प्रेसिशन अच्छी है। एक और चीज़, अगर मैं प्रेसिशन की बात करूँगा ना तो ये प्रेसिशन किसकी क्वालिटी होती है, ये प्रेसिशन इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी होती है ना। देखिए 2 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, ऊपर में मैंने नॉर्मल स्केल दिया है और उसके बाद वर्नियर कैलिपर दिया है, तो ये 2 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है ना, तो प्रेसिशन हमारी इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी होती है। ओके, चलिए ये तो हम लोगों ने समझ लिया एक्यूरेसी क्या होता है, प्रेसिशन क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो एक्यूरेसी एंड प्रेसिशंस के बारे में हम लोगों ने जानकारी ले ली, हम लोगों को समझ में आ गया कि एक्यूरेसी क्या होती है, प्रेसिशन क्या होती है। चलिए, अब जो भी ऊपर में मैंने बात की है, जितनी भी चीज़ें डिस्कशन की है, उन डिस्कशन से एक पॉइंट तो हम लोग यहाँ पर ये नोटिस कर रहे हैं ना, जो मैंने ग्रीन से लिखा है, वी कैन से डैट एवरी मेजरमेंट इज़ अप्रॉक्सीमेट ड्यू टू एरर इन मेजरमेंट। मतलब कहने का है कि जो भी मेज़रमेंट हम लोग कर पा रहे हैं वो मेज़रमेंट एग्जैक्ट तो नहीं है, बल्कि वो लगभग मेज़रमेंट है। हमारी जो रीडिंग्स आई है वो अप्रॉक्सीमेट रीडिंग आई है हमारी, और ऐसा किस वजह कर हुआ है, तो ऐसा केवल हमारा एरर के कारण होता है ना। तो ये चीज़ें हम लोगों को दिख रही होंगी। ओके, अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ। हम लोग अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ समझने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। एरर को हम लोग किस तरह से क्लासीफाई करेंगे उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए, एरर को मेनली दो तरह से क्लासीफाई किया जाता है। हमारा पहला सेक्शन होता है जिसे हम लोग कहते हैं सिस्टेमेटिक एरर। सिस्टेमेटिक एरर, तो ये सिस्टेमेटिक एरर क्या है हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। सिस्टेमेटिक एरर में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं ये हम लोग जानेंगे। और अगर मैं दूसरे क्लासिफिकेशन की बात करूँगा तो दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा यहाँ पर क्या आता है, तो ये क्लासिफिकेशन हमारा आता है रैंडम एरर। तो सिस्टेमेटिक क्या है, रैंडम क्या है, चलिए समझते हैं, है ना। देखिए, ध्यान दीजिएगा, सिस्टेमेटिक एरर क्या है। एरर की क्लासिफिकेशन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें दो एरर है हमारा मेनली, सिस्टेमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। तो ये सिस्टेमेटिक एरर है क्या, क्या लिखता है डेफिनेशन, एनसीईआरटी लिखता है, दोज एरर्स विच अकर इन वन डायरेक्शन ओनली, दैट इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, आर कॉल्ड सिस्टेमेटिक एरर। तो अब यहाँ पर एक बात आकर फंस जाती है कि भाई आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या चक्कर है, आखिर यहाँ पर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव से क्या कहना क्या चाह रहे हैं हम लोग, है ना। तो सिस्टेमेटिक एरर के बारे में ये चीज़ें हैं। देखिए, यहाँ पर बात ये है कि एरर का मतलब हो गया डेविएशन। डेविएशन बोले तो ट्रू रीडिंग से हटकर मेज़रमेंट आना। मान लो कि मैं टेम्परेचर ही ले रहा हूँ, सपोज़ टेम्परेचर ही मेज़र कर रहा हूँ, और किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर मैं बात करूँ तो उसकी टेम्परेचर हम लोग कितनी मान लेते हैं, सपोज़ 60 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। 60 डिग्री सेंटीग्रेड मान लिया टेम्परेचर है, उसकी जो ट्रू रीडिंग है वो ट्रू रीडिंग 60 डिग्री सेल्सियस है। अब हम लोग एक थर्मामीटर का यूज़ कर रहे हैं इस टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। तो थर्मामीटर में कुछ फॉल्ट है, अब मैं इस थर्मामीटर से जब उस ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर को मेज़र कर रहा हूँ तो वो 60 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा रीडिंग दिखा रहा है, 62 डिग्री की रीडिंग दिखा रहा है, ठीक है। 62 की रीडिंग दिखाया। मान लो दूसरी ऑब्जेक्ट लिया मैंने, उस दूसरी ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर मैंने मान ली 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान से समझते चले जाइएगा, अगर कहीं पर कोई दिक्कत होगी ना, वीडियो को फिर से बैक में जाइएगा और जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको दोबारा सुनिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि उस ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर मैंने ले ली है कि वो ऑब्जेक्ट 40 डिग्री के सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 40 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर, और जो थर्मोमीटर हमारे पास है उससे मैंने फिर उसके टेम्परेचर को मेज़र किया तो पता चला कि ये टेम्परेचर जो है वो कितना आ रहा है, 41 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। फिर मैंने एक तीसरी ऑब्जेक्ट ले ली, तीसरी ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर मैंने मान ली 80 डिग्री सेंटीग्रेड, और थर्मोमीटर से मेज़र कर रहे हैं हम लोग। तो वो थर्मोमीटर जो रीडिंग दिखा रही है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा ज़्यादा दिखा रही है, 81.5 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रही है, मान लीजिए ऐसा। तो आप देखिएगा, हम लोगों ने तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट को तीन अलग अलग टेम्परेचर पर दिखाया। पहली ऑब्जेक्ट मैंने 60 डिग्री सेंटीग्रेड ली थी, तो जो थर्मोमीटर हमारे पास है वो उसको 62 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा था। दूसरी ऑब्जेक्ट मैंने 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाली ली, तो अपना थर्मोमीटर उसको 41 डिग्री बता रहा था। तीसरी वाली टेम्परेचर जो है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड ली, तो अपना टेम्परेचर उसको 81.5 डिग्री बता रहा है। तो मतलब हमेशा तुम देखना, जो भी रीडिंग हम लोग इससे लेने की कोशिश कर रहे हैं वो रीडिंग आपकी ट्रू वैल्यू से थोड़ा ज़्यादा आ रही है, इंक्रीमेंट ही दिखा रहा है थर्मोमीटर हमारा। तो ये इंक्रीमेंट, क्योंकि एक सेंस में रीडिंग में इंक्रीमेंट ही आ रहा है, जब भी मेज़र कर रहे हैं हमें इंक्रीमेंट ही मिल रहा है, तो ये आपका पॉजिटिव
के टर्म में आ जाएगा कि भैया ये जो एरर है हमारा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसी तरह से मान लीजिए कि कोई इंस्ट्रूमेंट है, अब कोई इंस्ट्रूमेंट है तो वो कम मेजर कर रहा है, कम मेजर कर रहा है तो जब भी उससे रीडिंग लिया जाएगा कम ही ना आएगा, जब भी उससे रीडिंग लिया जाएगा कम ही आएगा। मान लो कोई चोर दुकानदार है ना, जिसके पास लीटर है और वो सपोज़ दूध बेचने का काम करता है, चोर दुकानदार है सपोज़, है ना। सारे लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन मान लीजिए कि अगर ऐसे कंडीशन में 1 लीटर का उसके पास जो कोन कंटेनर आता है उसने थोड़ा सा उसको रीशेप कर दिया और उसको 1000 ml से, दैट इज़ 1 लीटर से 900 ml का बना दिया, और जब भी अब उससे मेज़रमेंट लिया जाएगा वो कितना दिखाएगा, 900 मिलीलीटर ही ना दिखाएगा, 0.9 लीटर दिखाएगा। तो वो मेज़रमेंट हमेशा कम आएगा कि नहीं आएगा ट्रू वैल्यू से। जब वो मेज़रमेंट कम आ रहा है तो ये आपकी ट्रू वैल्यू से कम आ गई, मतलब लेफ़्ट साइड में शिफ्ट हो गया हम लोग, तो ये नेगेटिव एरर को दिखाएगा हमारा। तो पता ये चला कि वैसा एरर जो किसी एक तरफ होता है, या तो पॉजिटिव साइड में होता है, या तो रीडिंग हमेशा बढ़कर आएगी, या नेगेटिव साइड में होता है, या रीडिंग हमेशा कम होकर आएगी, घटकर आएगी, ऐसी एरर हमारी क्या कहलाएगी, सिस्टमेटिक एरर के नाम से जानी जाएगी। सिस्टमेटिक एरर के काउस के बारे में हमें पता रहता है, मतलब ये एरर क्यों हो रहा है इसके बारे में हम लोगों को जानकारी होती है। तो ज़रा देखिए आगे, पहले मैं लिख देता हूँ फिर आपको समझा दूंगा। इतनी चीज़ें समझ गए ना आप लोग, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सिस्टमेटिक एरर के बारे में हम लोगों ने आइडिया ले लिया था, है ना। देखिए सिस्टमेटिक एरर की कुछ सोर्सेज हैं, डेट इज सिस्टमेटिक एरर क्यों होता है। तो यहाँ पर 3 सोर्स मैंने लिख कर दिया है, और ये 3 सोर्स हमारे क्या हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, सोर्स बी आपके पास क्या है, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीज्योर, और तीसरा है पर्सनल एरर्स, है ना। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स क्या आ गया, मान लीजिए कि इंस्ट्रूमेंट ही हमारा ख़राब है, इंस्ट्रूमेंट में जो कैलिब्रेशन दिया गया है, कैलिब्रेशन जो होता है ना, स्केल में आप देखते होंगे छोटे छोटे मार्क्स बने हुए होते हैं रीडिंग लेने के लिए, इन्हें हम लोग कैलिब्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो अगर इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन ही गड़बड़ है तो उससे जो रीडिंग आएगी वो भी गड़बड़ आएगी, तो मतलब एरर तो आना ही आना है। तो एक तो हो गया इंस्ट्रूमेंट के फॉल्ट होने की वजह कर जो एरर आ रही है वो एरर आपकी इंस्ट्रूमेंटल एरर हो जाएगी। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीज्योर, तो इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीज्योर, इसका मतलब ये है कि एक्सपेरिमेंट करने में ही कुछ कमियां रह गई हैं हमारी, या दूसरा इसका ये सेंस निकल जाता है कि अगर हम लोग जो मेज़रमेंट ले रहे हैं वो मेज़रमेंट अगर इम्परफेक्शन है तो उसके इम्परफेक्ट होने की वजह क्या है, तो उस पर एक्सटर्नल फैक्टर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकता है। एक्सटर्नल फैक्टर किस तरह का, तो मान लिया जाए कि टेम्परेचर चेंज इन्वॉल्व हो सकता है, ह्यूमिडिटी का फैक्टर आ सकता है, विंड की स्पीड आ सकती है, इस तरह के फैक्टर्स हमारे आ सकते हैं, है ना। तो ये कुछ इम्परफेक्शन है, इसको थोड़ा सा अगर आप लोग सोचिएगा, ज़रा गौर करने की कोशिश कीजिएगा तो आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी कि इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीज्योर का क्या सेंस निकल सकता है। यहाँ पर थोड़ा सोचना क्या क्या सेंस निकल सकता है, ओके। और लास्ट है हमारा पर्सनल एरर्स। तो पर्सनल एरर्स में क्या हो गया, पर्सनल मतलब एक्सपेरिमेंटलिस्ट के बारे में बात किया जा रहा है, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में बात किया जा रहा है। उसको अगर इंस्ट्रूमेंट ही सही से सेट करने नहीं आता है तो वो रीडिंग क्या खाक लेगा, उसकी रीडिंग तो ऑलवेज़ गलत आ सकती है। एक्सपेरिमेंट करने में लापरवाही कर रहा है वो, उसकी कंसंट्रेशन नहीं है एक्सपेरिमेंट के ऊपर, तो इस तरह की लापरवाही हो गई, केयरलेसनेस हो गया, रीडिंग लेने में नहीं आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट को सेट करना नहीं आता है, तो इससे जो एरर आ रहा है वो पर्सनल एरर्स में काउंट होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग ये देख सकते हैं कि सिस्टमेटिक एरर्स के जो सोर्सेज होंगे तो वो सोर्सेज हमारे हैं, इंस्ट्रूमेंट की कमी की वजह का जो एरर आया, इंस्ट्रूमेंट में कैलिब्रेशन की गड़बड़ होने की वजह का जो एरर आया वो इंस्ट्रूमेंटल एरर है। अगर मान लिया जाए कि हम लोग अपनी कोताही कर रहे हैं, अपनी लापरवाही कर रहे हैं, तो ये हमारा पर्सनल एरर की कैटेगरी में चला जाएगा। देखिए सिस्टमेटिक एरर जो है ना, क्योंकि इसके पीछे की वजह हमें मालूम है, हमें ये पता है कि ये एरर आता क्यों है, तो जब ये एरर क्यों हो रहा है तो अगर हम लोग उस क्यों को हटाने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियस है कि सिस्टमेटिक एरर हमारी जो मेज़रमेंट में आ रही है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी।
तो इसको रिड्यूस करने का सबसे आसान तरीका यही है कि हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि एक्सपेरिमेंट में जो गड़बड़ी आ रही है, जो एक्सपेरिमेंट में एरर के चांसेस आ रहे हैं, वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, उन पॉइंट्स पर गौर करना है। और उसको अगर हम लोग इम्प्रूव कर लेंगे तो सिस्टमेटिक एरर हम लोग काफ़ी हद तक क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए कुछ बातें तो हैं जो मैंने शॉर्टकट में देख ली सिस्टमेटिक एरर से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं रैंडम एरर। आफ्टर सिस्टमेटिक एरर वी हैव रैंडम एरर, है ना। तो ज़रा डेफिनेशन पर गौर कीजिए जो मैंने लिख कर दिया है। डेफिनेशन क्या है रैंडम एरर का, तो अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने लिखा है द एरर्स विच कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद एनी सिस्टमेटिक और कॉन्स्टेंट काउज आर कॉल्ड रैंडम एरर्स। जहाँ तक बात सिस्टमेटिक एरर की थी, हम लोगों ने सिस्टमेटिक एरर में देखा था कि ये किसी कांस्टेंट काउस की वजह कर होता है, मतलब क्यों हो रहा है ये वजह हमें मालूम था, है ना। लेकिन रैंडम एरर में कोई भी वजह हमें मालूम नहीं होती है कि रैंडम एरर क्यों हो गया। जैसे मान लीजिए कि आप एक एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, सिंपल पेंडुलम का आप लोगों ने नाम सुना होगा, है ना। आप ये डायमेंशन वाली टॉपिक देखिएगा, उसमें पहला ही क्वेश्चन जो मैंने कराया था, जब रिलेशन इस्टेब्लिश करना था, तो रिलेशन इस्टेब्लिश करने के वे में सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल आया था, है ना। तो छोड़िए हटाइए, क्या देखिएगा, मैं यहीं पर आपको रिपीट कर देता हूँ। जैसे मान लिया जाए कि सिंपल पेंडुलम लेनी है, सपोज़ ये हम लोगों ने एक सपोर्ट ले लिया, है ना, और इस सपोर्ट से एक स्ट्रिंग लाइए और इस स्ट्रिंग से एक मास को बांध दीजिए। इस बांधे गए मास को हम लोग बॉब कहते हैं, और आप देखिएगा तो बॉब अभी इस पोजीशन पर रेस्ट में है ना। मान लीजिए कि बॉब को हम लोगों ने डिस्प्लेस कर दिया, और डिस्प्लेस करने के बाद को बॉब को इस पोजीशन पर लाया। तो जब आप इस पोजीशन पर ला रहे हैं तो सपोज़ ए से बी तक ए पोजीशन पर लाए और यहाँ से रिलीज़ कर दिया। जैसे ही रिलीज़ किया, ये ए से वापस आ रहा है बॉब अपने मीन पोजीशन की तरफ, और फिर अगर मैं बात करूँगा तो ये यहाँ से फिर आगे निकल जाता है ना। आगे निकल जाएगा तो ये पोजीशन बी पर आकर मोमेंटरीली रेस्ट में आ जाता है। और इस तरह से अगर आप देखिएगा तो ये बॉब हमारा जो है ना, वो ए और बी के बीच में कंटिन्यू क्या हो रहा है, तो वो ऑसिलेट कर रहा है। तो आपको पता है कि अगर ये बॉब मान लीजिए कि ए से बी तक गया और वापस अगर बी से ये ए तक आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा ये वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो जा रहा है। तो ये हमारा वन ऑसिलेशन है। तो वन ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगता है, वो टाइम आपका टाइम पीरियड कहलाता है। ये टाइम हमारा क्या कहलाता है, ये टाइम हमारा टाइम पीरियड टी के नाम से जाना जाता है। और आपको पता है ये टी इज़ इक्वल टू कितने आ जाएंगे, 2π√L/g आ जाएंगे। ओके, चलिए ठीक है, ये हम लोगों ने इतनी चीज़ें रिकैप कर ली। अब मान लो हम लोग 20 ऑसिलेशन का टाइम मेज़र करते हैं, 20 ऑसिलेशन का। तो मान लीजिए पहली बार अगर आपने 20 ऑसिलेशन के लिए टाइम लिया, तो पहली बार टाइम लिया तो वो टाइम हमारा जो आया, फिर उसी 20 ऑसिलेशन का दूसरी बार आप टाइम लीजिए, फिर उसी 20 ऑसिलेशन का आप तीसरी बार टाइम लीजिए। आप पाइएगा कि हर बार ली जाने वाली रीडिंग में थोड़ा कुछ ना कुछ हल्का फुल्का वेरिएशन ज़रूर हुआ है। तो रीडिंग में वेरिएशन आना एक एरर को दिखा रहा है। अब हमारा पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप वही है, हम अपनी तरफ से किसी भी तरह की गलती नहीं कर रहे हैं। तो फिर हर बार जब रीडिंग लेते हैं तो ये रीडिंग हमारी क्या हो रही है, चेंज होकर आ रही है। इस वजह कर हम लोग ऐसी एरर को क्या किस नाम से जानते हैं, रैंडम एरर के नाम से जानते हैं। कभी रीडिंग बढ़ी हुई दिखेगी, कभी रीडिंग कम दिखेगी। तो इस तरह से ये रीडिंग में कंटिन्यूअसली एक फ्लक्चुएशन हो रही है, और फ्लक्चुएशन हो रही है तो इस कारण से ये जो एरर है ना हमारी, ये एरर आपकी रैंडम एरर के नाम से जानी जाती है। तो देखिए, रैंडम एरर को हम लोग अगर दूर करना चाहते हैं, मिनिमाइज़ करना चाहते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कीजिए। जितना ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, उतना ही कम हम लोगों को रैंडम एरर किए जा सकते हैं। अब हम लोग स्कूल में जब 9th-10th में थे, तो जब फिज़िक्स की लैब या केमिस्ट्री की लैब में जाते थे, तो हमारे टीचर बोलते थे कि एक एक्सपेरिमेंट को एज एन एवरेज 6 या 7 बार करने हैं, है ना। तो हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते थे वहाँ क्लास 9th और 10th में, जो भी वॉटेवर उस लेवल के जो भी एक्सपेरिमेंट थे हमारे, छोटे मोटे ही सही, तो उसमें हम लोगों को 6 से 7 बार एक ही एक्सपेरिमेंट को कराया जाता था और रीडिंग लेने के लिए बोला जाता था। तो हम लोग ये देखते थे कि हमारी जो रीडिंग है वो बार बार वैरी कर रही है ना। ये रीडिंग बार बार वैरी हो रही है, तो ये क्यों हो रही है, ये हमारी रैंडम एरर है।
तो इसीलिए कहा जाता था कि अपने एक्सपेरिमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और जितनी ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे उतना ही कम हमारा रैंडम एरर होगा, मतलब रैंडम एरर को हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो बात समझ में आ गई रैंडम एरर क्या होता है, किसी तरह की कोई इशू तो है नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ एरर डील करने की कैटेगरी में हम लोग आते हैं। अब लीस्ट काउंट एरर समझते हैं, है ना। देखिए ग्रीन वाले पर ज़रा फोकस कीजिएगा। मैंने 3 तरह की स्केल लिखी है, मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। मीटर स्केल अगर आप गौर से देखना तो ये कम से कम कितनी रीडिंग लेता है, 1 मिलीमीटर, है ना। इसी 1 मिलीमीटर को तो 0.1 सेंटीमीटर बोलते हैं। तो मीटर स्केल कम से कम कितनी रीडिंग ले पाएगा, 0.1 सेंटीमीटर की रीडिंग ले पाएगा, है ना। जैसे मैं यहाँ से दिखाता हूँ फिगर, आप देखिए एकदम स्टार्टिंग ही किया था मैंने। ये आपका एक मीटर स्केल है। आप इसमें जो कैलिब्रेशन देख रहे हैं ना, जो मार्किंग बना हुआ देख रहे हैं, तो ये जो छोटे छोटे मार्किंग आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, है ना, ये छोटे छोटे मार्किंग, ओके, ये कैलिब्रेशन कहला रहे हैं। तो कम से कम अगर मैं 1 से 2 मार्क के बीच की गैप की बात करूंगा ना, तो ये गैप है 2 कॉन्जिक्यूटिव मार्क्स के बीच का गैप होता है 0.1 सेंटीमीटर। मतलब ये कि मीटर स्केल जो है वो 0.1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को मेजर कर सकता है मिनिमम, कम से कम, है ना। तो इस तरह से मीटर स्केल की जो लीस्ट काउंट होगी वो लीस्ट काउंट कितनी हो जाएगी, 0.1 सेंटीमीटर। थोड़ा और एडवांस्ड स्केल की बात करते हैं जिसे वर्नियर कैलिपर के नाम से जाना जाता है। तो वर्नियर कैलिपर जो है ना वो कम से कम कितनी रीडिंग को ले पाता है, डेसिमल के 2 प्लेस की रीडिंग को ले पाता है। तो इसकी जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेंटीमीटर है। और फिर इससे भी थोड़ा सा हाई प्रेसिशन इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, जो स्क्रू गेज है हमारा, ये स्क्रू गेज जो है वो 0.001 सेंटीमीटर की रीडिंग को ले पाता है, मेज़र कर पाता है मिनिमम। तो स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी ना 0.001 सेंटीमीटर। आ रही है बात सभी को समझ में। तो पता ये चला कि ये जो लीस्ट काउंट है ना भाई, ये तो इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर आप मेज़रमेंट में ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी लाना चाहते हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोगों को अच्छे पावर का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना होगा, अच्छे रिजोल्यूशन का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना होगा। तो मतलब कहने का है कि वैसी इंस्ट्रूमेंट जिसकी लीस्ट काउंट जितनी कम हो वो इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा सटीक रीडिंग दे पाएगा, है ना। तो लीस्ट काउंट से जुड़े इसी वेरिएशन को, जो वेरिएशन इन रीडिंग हो रहा है ड्यू टू लीस्ट काउंट ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, इसे ही हम लोग लीस्ट काउंट एरर के नाम से जानते हैं। तो लीस्ट काउंट एरर को कम करने का क्या तरीका है, हम लोग जितने अच्छे रिजोल्यूशन का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, लीस्ट काउंट एरर को हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, है ना। बस यही छोटी सी बात है जो हम लोग लीस्ट काउंट एरर में क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये देखिए आपने एरर की क्लासिफिकेशन समझ ली। अब हम लोगों की एरर की मैथमेटिक्स शुरू हो जाती है। अब वैसे पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन हमारे निकल कर सामने आते हैं। तो चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा क्या चीज़ें हैं जो हम लोग अब समझ पाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हम लोग समझते हैं जो एरर इन मेजरमेंट में बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ होने जा रहा है, और वो है हमारी ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर्स एंड मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ध्यान दीजिएगा, हम लोग बारी बारी से इन सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या। ट्रू वैल्यू, देखिए हम लोग कितनी भी अच्छी तरह से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर ले, एरर रह ही जाता है ना। तो एरर को कम करने का तरीका ये है। तो क्या होता है, तो मैंने बताया था आपको कि एक ही एक्सपेरिमेंट को आप बार बार कीजिए, एक ही एक्सपेरिमेंट को आप बार बार कीजिए और रीडिंग लीजिए, है ना। जब एक्सपेरिमेंट को आप मान लीजिए कि कई टाइम्स करते हैं और उसकी एक एवरेज रीडिंग निकालते हैं, तो ये एवरेज रीडिंग ही हमारी क्या कहलाती है, ये एवरेज रीडिंग ही हमारी ट्रू वैल्यू के नाम से जानी जाती है। तो अगर हम लोग ट्रू वैल्यू की बात करेंगे तो ट्रू वैल्यू के लिए हमें कुछ खास नहीं करना है, मतलब जितनी भी रीडिंग हम लोगों ने कंसिडर कर ली है उन रीडिंग्स के लिए एक एवरेज वैल्यू लेना है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूँगा तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, किसी एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग रीडिंग ले रहे हैं। मान लीजिए कि पहली बार ऑब्जर्वेशन किया, तो पहली बार ऑब्जर्वेशन में A1 उस एक्सपेरिमेंट की वैल्यू आई, मेज़रमेंट की वैल्यू आई।
दूसरी बार हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन लिया तो दूसरी बार ऑब्जर्वेशन में जो मेज़रमेंट आया उसकी वैल्यू को A2 ले लिया। इसी तरह से तीसरी बार के लिए A3 ले लिया और इस तरह से लगातार हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स रिपीट किया। और n टाइम्स में जब इस एक्सपेरिमेंट को n बार हम लोगों ने किया तो nवें टाइम्स जो रीडिंग आई वो an आ गई। तो जब हम लोगों को एक्सपेरिमेंट की ट्रू वैल्यू निकालनी है तो ज़रा ध्यान दीजिएगा ट्रू वैल्यू को हम लोग किस तरह से दिखाएंगे। बेसिकली ये जो ट्रू वैल्यू है तो अगर मैं लिखूँगा तो आप इसको ट्रू वैल्यू बोलिए, एवरेज वैल्यू बोलिए या फिर आप मीन वैल्यू बोलिए। ये तीनों एक ही सेंस में लिए जाते हैं, है ना। तो जब मुझे ट्रू वैल्यू लिखनी है या एवरेज वैल्यू लिखनी है तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ से मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू लिख रहा हूँ, एवरेज वैल्यू, तो ध्यान देना एवरेज किस तरह से अगर लिखना है तो हम लोग की ऑब्जर्वेशन जो है वो हम लोगों ने ए से दिखाया है। मतलब पहली बार रीडिंग A1 है, दूसरी बार रीडिंग A2 है, तीसरी बार रीडिंग A3 एंड सो ऑन है। तो इस एवरेज वैल्यू को हम लोगों को दिखाना है तो हम लोगों ने A बार से दिखा दिया। और A बार अगर आपको निकालना है तो ये क्या आएगा, एवरेज निकालने का तरीका हम लोगों ने 10th में सीखा था ना। सारी क्वांटिटीज़ को आप ऐड कर दीजिए और डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये हमारे एवरेज आ गए। तो जब हम लोगों को ट्रू वैल्यू एवरेज वैल्यू देनी है तो A बार इज इक्वल टू कितने लिख सकते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन और डेट्स दी AN एंड डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, डेट्स एवरेज वैल्यू वी है। फर्दर ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोगों को एवरेज को दिखाना है तो, है ना, एक चीज़ आप लोग नोटिस कीजिएगा। सपोज़ हम लोग एवरेज लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर एवरेज के लिए एक सिंबल मैंने दे दिया है A बार। तो ये A बार अकेला सिंबल नहीं है, आप एवरेज के लिए AAB भी लिख सकते हैं या आप एवरेज के लिए AM भी लिख सकते हैं या एवरेज के लिए आप इस तरह का नोटेशन भी दे सकते हैं। ये जो ब्रैकेट है ना हमारी, जो इस टाइप से हम लोग दिखाते हैं, ये ब्रैकेट हमारी क्या कहलाती है, ये कहलाती है एंगल ब्रैकेट। ओके, तो एवरेज को अगर दिखाना है तो आप एंगल ब्रैकेट का यूज़ कर भी एवरेज को दिखा सकते हैं। तो अगर एंगल ब्रैकेट के अंदर A रखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया ये एवरेज वैल्यू ऑफ A दिखा रहा है। और एवरेज कैसे निकाला जाता है इसके बारे में 10th में हम लोगों ने बहुत डिस्कशन किया है और हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक सिंपल एवरेज के लिए। तो चलिए ये चीज़ तो समझ में आ गया कि ट्रू वैल्यू क्या होता है ना। अब आगे बढ़ते हैं ट्रू वैल्यू के बाद। चलिए देखिएगा, एब्सोल्यूट एरर, एवरेज वैल्यू के बाद ट्रू वैल्यू के बाद एब्सोल्यूट एरर समझने की कोशिश करते हैं ना। लिखा है मैंने, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर ऑफ मेजरमेंट। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि इस स्टेटमेंट में कहा क्या जा रहा है, क्या कहने की कोशिश की जा रही। आप यहाँ से देखिए, डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू। चलिए इस स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं। मान लीजिए कि पहली ऑब्जर्वेशन पर आ जाइए, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन पर। तो अगर मैं फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की बात करूँगा, फॉर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, तो आप बताइए तो डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू, तो डिफरेंस ही है। इंडिविजुअल मेजरमेंट, पहली इंडिविजुअल मेजरमेंट क्या आई है, A1। आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर मैं फर्स्ट मेजरमेंट की बात करता हूँ तो यहाँ देखिए ट्रू वैल्यू मैंने लिखा होगा और यहाँ पर आपका दिख रहा होगा सपोज़ A1 A2 A3। तो फर्स्ट मेजरमेंट आपका A1 है ना। तो अगर मैं A1 में मीन को, डेट इज़ ट्रू वैल्यू को लेस कर दूँ तो ये जो डिफरेंस आएगा हमारा, ये डिफरेंस हम लोगों को पता करना है। तो मान लीजिए कि इस डिफरेंस को हम लोगों ने डेल्टा A1 से दिखा दिया। तो ये आपका कहलाता है, मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, ये कहलाता था डेविएशन फ्रॉम मीन। याद आया कुछ, ये हमारा डेविएशन फ्रॉम मीन आ गया। तो हम लोगों ने मीन से डेविएशन निकाल लिया। तो पहली क्वांटिटी में हम लोगों ने डेल्टा A1 निकाल दिया और डेल्टा A1 इज इक्वल टू A1 माइनस A बार आ गया। डेट इज़ ये जो A बार है हमारा वो ट्रू वैल्यू है। अब ज़रा ध्यान देना, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, A बार पढ़ते हैं, जो कि ट्रू वैल्यू के लिए। अब ज़रा ध्यान दो, एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस। तो मैग्नीट्यूड होता है हमारा मॉड्यूलस, इसकी वैल्यू से मतलब है हमें। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँगा तो डेल्टा A1 इतना मिल गया ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, तो ये मॉडुलस ऑफ डेल्टा A1 बोल रहा है। तो ये मॉडुलस ऑफ A1 माइनस
ए बार, ऐसा लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं सेकंड ऑब्जर्वेशन की बात करूँगा, फॉर सेकंड ऑब्जर्वेशन, तो आप ध्यान दीजिएगा सेकंड ऑब्जर्वेशन में जो रीडिंग हमारी है वो A2 है। तो मैं यहाँ से अगर डेल्टा A2 की बात करूँगा तो ये A2 माइनस ए बार हो गया, ये आपका डेविएशन फ्रॉम मीन हो गया। लेकिन अगर मैं एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड क्वांटिटी की बात करूँगा तो एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड मेजरमेंट डेल्टा A2 आ जाएगा, और ये A2 माइनस क्या आ जाएगा, ए बार। तो आपका ये जो आ गया ना, ये आपका आ गया एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। इसी तरह से अगर मैं बात करूँगा ये वाले पार्ट की, तो ये हमारा आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड ऑब्जर्वेशन। आप इसको आगे बढ़ाइए, मान लीजिए तीसरे ऑब्जर्वेशन पर आप आते हैं, फॉर थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब बताइए अगर थर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग लिखेंगे तो आप क्या लिखिएगा, डेल्टा A3, ये 3 कितने आ जाएंगे, A3, डेल्टा A3 इज इक्वल टू A3 माइनस ए बार आ गया ना। और अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा A3 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A3 माइनस ए बार। ये जो मैग्नीट्यूड आए हैं ये क्या आ गए हैं, तो आप यहाँ से लिखिएगा, ये आ गया एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड ऑब्जर्वेशन, तीसरे ऑब्जर्वेशन का ये एब्सोल्यूट एरर है। अब इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, है ना। हम लोगों को फाइनली n तक पहुंचना है। तो अगर मैं nth ऑब्जर्वेशन की बात करूंगा, फॉर nth ऑब्जर्वेशन, बता दीजिए ऐसे कंडीशन में डेल्टा an ही ना आएगा हमारा, तो ये a माइनस ए बार लिख दीजिए। तो ये हम लोग लिख सकते हैं an माइनस ए बार, ये हमारे पास आ गए। और मैग्नीट्यूड देना होगा तो ये मॉडुलस ऑफ डेल्टा an आ गए, तो मॉडुलस ऑफ an माइनस ए बार आ गया। ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया एब्सोल्यूट एरर इन nth ऑब्जर्वेशन, ये हमारा बन गया डेल्टा an। ओके, किसी को कोई इशू नहीं ना है, कितनी आसानी से हम लोग समझ रहे हैं। अब देखिए ये सारा एब्सोल्यूट एरर है, हम लोगों ने एब्सोल्यूट एरर दिखा दिया। अगर फर्स्ट मेजरमेंट में, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में एब्सोल्यूट एरर चाहिए तो डेल्टा मॉडुलस ऑफ डेल्टा A1 आ गया। सेकंड ऑब्जर्वेशन में एब्सोल्यूट एरर चाहिए तो ये मॉडुलस ऑफ डेल्टा A2 आ गया। थर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए एब्सोल्यूट एरर चाहिए तो ये हमारा मॉडुलस ऑफ डेल्टा A3 आ गया। और इसी तरह से nth ऑब्जर्वेशन के लिए एब्सोल्यूट एरर चाहिए तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ डेल्टा an आ जाएगा, है ना। तो अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये सारे जो डेल्टा ए हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए हैं, अब इनकी जो एवरेज वैल्यू आएगी ना, तो ये एवरेज वैल्यू ही आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँगा तो मीन एब्सोल्यूट एरर, ये हमारे पास अभी जो टर्म आया है वो एब्सोल्यूट एरर का टर्म है। चलिए मैं टर्म चेंज करता हूँ और यहाँ से लिखता हूँ, चलिए ध्यान से देखिएगा मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है। तो आप देखिए तो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर कितने आ गए, n आ गए। पहला आ गया मॉडुलस ऑफ डेल्टा A1, दूसरा आ गया मॉडुलस ऑफ डेल्टा A2, तीसरा आ गया मॉडुलस ऑफ डेल्टा A3, और इसी तरह से nth बार आ गए मॉडुलस ऑफ डेल्टा an। तो ये जितने भी एब्सोल्यूट एरर आए हैं ना, इन सभी का अगर हम लोग एवरेज निकालेंगे तो ये एवरेज हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा। तो अगर मैं एवरेज निकालता हूँ तो इस एवरेज को डेल्टा A बार से आप दिखा दीजिए, है ना। तो ये डेल्टा A बार आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। तो अगर डेल्टा A बार लिखना है तो ये क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ डेल्टा A1 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा A2 प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा A3 प्लस सो ऑन प्लस मॉडुलस ऑफ डेल्टा an डिवाइडेड बाई n, इतना लिख सकते हैं हम लोग। और ये हमारा डेल्टा A बार बन जाएगा। तो जब आपको डेल्टा A बार की बात करनी होगी तो ये आ गया हमारे पास डेल्टा A बार। तो आप देख रहे होंगे कि एब्सोल्यूट एरर्स की जो ये मीन है, ये मीन ही हमारी क्या कहलाती है, मीन एब्सोल्यूट एरर के नाम से जानी जाती है। आई थिंक किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। चलिए, मीन एब्सोल्यूट एरर के बाद होता क्या है ना कि कभी कभी क्वेश्चन में आपको दे देता है कि आप रीडिंग लिखिए एरर के साथ, रीडिंग लिखना है एरर के साथ। तो ज़रा देखिए, हमारे पास किसी फिज़िकल क्वांटिटी की रीडिंग दी गई है ना,
और ये रीडिंग हमारे पास कितनी दी गई है, ए। तो देखिए जब कभी भी रीडिंग लिखनी होती है, मैं आपको बताऊं, रीडिंग लिखने के लिए फाइनल रीडिंग जो हम लोग लिखते हैं ना, ये लिखने के लिए क्या लिखा जाता है, जो ट्रू वैल्यू है हमारी, जो हमारा एवरेज निकल कर सामने आया था, तो ट्रू वैल्यू और प्लस ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर है ना, ये एरर का काम कर रहा है, तो प्लस माइनस लिख दीजिए। और यहाँ से ये कितने आ गए, ये आप इसकी जगह पर लिख सकते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, ये हम लोग इसकी जगह पर लिख सकते हैं। ओके, ये रीडिंग के लिए हमारा आ गया। तो अब ज़रा देखना, यहाँ पर रीडिंग हमारे पास सपोज़ ए है, आप देख सकते हैं मैंने कहीं मेंशन किया होगा, इस रीडिंग को मैंने ए ले लिया। ट्रू वैल्यू आपका क्या है, ए बार, प्लस माइनस इसको क्या लिखिएगा, डेल्टा ए बार लिखिएगा, ये हमारे पास आ गया। तो अगर मैं बात करूँगा तो कोई भी रीडिंग जो होगी वो दो क्वांटिटीज़ के बीच में लाई करेगी, ठीक है। तो रीडिंग ए लाइज बिटवीन ए माइनस डेल्टा ए एंड ए प्लस डेल्टा ए, इसके बीच में रीडिंग हमारी लाई कर रही है। और रीडिंग लिखने का देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो बुक इसी चीज़ की डिमांड करता है, जो क्वेश्चन आएगा तो वो इसी चीज़ की डिमांड करेगा। इसे हम लोग एक क्वेश्चन के नज़रिए से भी समझ लेंगे। फिलहाल यहाँ तक देख लीजिए, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो हम लोगों ने मीन एब्सोल्यूट एरर भी समझ लिया। आगे बढ़ रिलेटिव एरर के बारे में जान लेते हैं, छोटी सी बात है ना। देखिए क्या है, हम लोगों को मीन एब्सोल्यूट एरर पता है और मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू पता है ना। तो रिलेटिव एरर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर। तो बेसिकली ये एक रेशियो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर की रेशियो मीन वैल्यू के साथ, डेट इज़ ए बार के साथ। ये क्वांटिटी हमारी क्या कहलाती है, रिलेटिव एरर के नाम से जानी जाती है ना। आसान डेफिनेशन, रिलेटिव एरर कुछ नहीं है, जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया है ना, उसी का रेशियो जो हम लोग है एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू के साथ जब निकालते हैं, तो ये रेशियो ही हमारी क्या कहलाती है, मीन रिलेटिव एरर के नाम से जानी जाती है। अच्छा, एक और बात, रिलेटिव एरर को फ्रैक्शनल एरर भी कहा जाता है। फ्रैक्शनल एरर, ओके, ये रिलेटिव एरर का एक और अल्टरनेट नाम आ गया। अब देखिए फाइनली हम लोग परसेंटेज एरर पर आ रहे हैं। तो परसेंटेज एरर क्या है, अगर हम लोग रिलेटिव एरर को ही परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये हमारा परसेंटेज एरर के नाम से जाना जाएगा। तो जैसे मान लिया जाए कि अगर मुझे परसेंटेज एरर लिखना है, तो ध्यान दीजिएगा परसेंटेज एरर कितने आ जाएंगे, तो परसेंटेज एरर हो जाएगा 100 इंटू रिलेटिव एरर। ये परसेंटेज एरर आ गए। अब ज़रा ध्यान दीजिए, परसेंटेज एरर अगर लिखना होगा तो ये 100 इंटू रिलेटिव एरर क्या आ गया, डेल्टा ए डैश बाई ए बार, ये हमारा रिलेटिव एरर आ गया ना। चलिए ओके, ये हम लोगों ने कुछ इस तरह से लिख दिया, हमारे पास इतने रिस्पॉन्स मिल सकते हैं। ओके, इतनी सारी चीज़ें क्लियर हैं। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, ज़रा नोट करके आप नोट डाउन कर। देखिए ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि किसी क्वांटिटी को हम लोग मेज़र कर रहे हैं ना, तो जब मेज़र कर रहे हैं तो उसकी रीडिंग जो आ रही है, वो रीडिंग आप मान लीजिए कि ये रीडिंग हमारी x मिल गई। ओके, तो इस रीडिंग को हम लोगों ने x कंसिडर कर लिया। अब इसमें जो एरर आएगा, तो इस एरर को हम लोग डेल्टा x से दिखाएंगे, ठीक है। तो अब बताइए, तो आपको एक्चुअल रीडिंग मालूम है x है, और उस रीडिंग में आपको मालूम है कि एरर कितने के आ रहे हैं, डेल्टा x के आ रहे हैं। तो क्या यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो हम लोग रिलेटिव एरर नहीं लिख सकते हैं? बताइए तो कितने दिख रहे होंगे। अगर बात रिलेटिव एरर की करेंगे तो ये डेल्टा x बाई एक्स आ जाएगा। तो सिंपली हमारे पास रिलेटिव एरर जो x में आएगा ना, कोई क्वांटिटी x है उसमें अगर रिलेटिव एरर की बात करेंगे तो ये डेल्टा x बाई एक्स आ जाएगा। कोई इशू नहीं है ना, कितनी आसानी से समझ में आ गया। तो हम लोगों ने देख लिया कि हमारे पास ट्रू वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट एरर क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, रिलेटिव एरर क्या होता है एंड परसेंटेज एरर क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। चलिए आगे बढ़ा जाए।
एक क्वेश्चन से हम लोग अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन मैंने लिया है। क्वेश्चन आप देखिए, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 2.7। तो जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं उन चीज़ों को समझने के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है ना। तो अब अगर मैं यहाँ से बात करूँगा तो यहाँ से देखिए क्या दिया गया है। वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। पीरियड बोले तो टाइम पीरियड की बात हो रही है, और टाइम पीरियड अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, है ना। जब सिंपल पेंडुलम की बॉब ए से बी तक जाती है और फिर बी से वापस ए तक आती है, तो जितनी टाइम ले रही है वो एक ऑसिलेशन की टाइम ही टाइम पीरियड के नाम से जानी जाती है। आप एकदम स्टार्टिंग में ये वाली एग्जांपल देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, बात आ जाएगी समझ में। ये वाली एग्जांपल कहाँ गए, सिंपल पेंडुलम। यस, यहाँ आप देख सकते हैं टाइम पीरियड हमारे पास। ये पेंडुलम हम लोगों को दिखाई दे रहा है ना। तो इस पेंडुलम में अगर हम लोग ए से बी की तरफ की बात कर रहे हैं या फिर बी से ए की तरफ की बात कर रहे हैं, तो ये एक ऑसिलेशन हो गया, ए से बी देन बी से ए। तो इस एक ऑसिलेशन के लिए जो टाइम हमारा लग रहा है ना, वो टाइम आपका टाइम पीरियड है। और इस क्वेश्चन में टाइम पीरियड दिया गया है कि अलग अलग मेज़रमेंट में जो है ना, हम लोग रीडिंग्स को कई बार ले रहे हैं और अलग अलग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने में, डैट इज़ अलग अलग ऑब्जर्वेशंस में रीडिंग हमारी अलग अलग आ रही है। ओके, तो यहाँ पर ये जो ऑब्जर्वेशन लिया गया है वो कितनी बार लिया गया है, तो आपको रीडिंग से ही पता चल रहा है कि ये ऑब्जर्वेशन हमारे 5 बार लिए गए हैं। तो अब देखिए, अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझेंगे सभी लोग। सॉल्यूशन, आप ये बताइए कि पहले ऑब्जर्वेशन में जो टाइम आया है वो कितना आया, 2.63। ओके, दूसरे ऑब्जर्वेशन की अगर मैं टाइम की बात करूँगा तो ये क्या आ गया, 2.56 सेकेंड। तीसरे ऑब्जर्वेशन के टाइम की बात करूँगा तो ये 2.42 सेकेंड आ गए। नेक्स्ट फोर्थ ऑब्जर्वेशन में ये कितने आ जाएंगे, 2.71 सेकेंड। एंड फाइनली फिफ्थ ऑब्जर्वेशन की बात कीजिएगा तो ये 2.80 सेकेंड आ जाएंगे। ओके, किसी तरह की कोई इशू नहीं है। मान लिया जाए कि इस ऑब्जर्वेशन को A1 कह दिया, इस ऑब्जर्वेशन को A2 कह दिया, इसे A3 कह दिया, इसे हम लोगों ने A4 कह दिया और इसे A5 कह दिया। इतना तो कह सकते हैं। चलिए ठीक है, जब आपको ट्रू वैल्यू निकालना है तो हम लोग ट्रू वैल्यू निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं, तो आपको पता है मैंने A बार लिखाया था और ये कितने हो रहे थे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। जितनी क्वांटिटी दी गई है सभी को ऐड करना है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवीजन कर देना, ये हम लोगों को मिल जाएगा। तो अब ज़रा ध्यान दीजिए, अगर मैं A बार की बात करूँगा तो A बार कितने आ जाएंगे, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाई 5 टाइम्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है ना, हम लोगों ने ऐसा कर दिया। और अगर मुझे ट्रू वैल्यू चाहिए तो ये ट्रू वैल्यू इनको ऐड करेंगे तो ये 13.12 डिवाइडेड बाई 5 हम लोगों को मिल जाते हैं। तो जब मैं इसको लिखूँगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2.62 अप्रॉक्स आ जाएगा। तो 2.62 सेकंड हमारे पास ये ट्रू वैल्यू आ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रू वैल्यू निकाल लेने के बाद फिर अब आते हैं एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर के टर्मिनोलॉजी में। तो सबसे पहले तो एरर इन मेज़रमेंट निकालिए। तो जब मुझे एरर इन ईच मेज़रमेंट की बात हो रही है, ईच मेज़रमेंट, ध्यान से समझिएगा, इसे आप डेविएशन फ्रॉम मीन का भी नाम दे सकते हैं, जिसे आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, डेविएशन फ्रॉम मीन। मान लीजिए कि पहली क्वांटिटी में जो डेविएशन डेल्टा A1 है, तो आप A1 में से मीन को लेस कर दीजिए, है ना। तो A1 हमारे पास कितने आ गए हैं, तो ये हैं 2.63, इसमें 2.62 को अगर लेस कर दिया तो 0.01। दूसरा आइए डेल्टा A2, तो ये A2 में से A बार, A2 कितने हैं, 2.56 माइनस 2.62, ये माइनस 0.06 आ जाएगा। फिर इसके बाद तीसरे क्वांटिटी में आ जाइए डेल्टा A3, तो ये A3 माइनस A बार आ गए,
तो A3 कितने हैं 2.42 माइनस 2.62, तो ये कितने आ जाएंगे माइनस 0.20 दिख जाएगा, है ना। फिर अब आप A4 में आइए, डेल्टा A4, तो ये A4 माइनस A बार आ जाएगा, तो A4 कितने हैं 2.71 माइनस 2.62, ये 0 पॉइंट क्या आ गए 09 आ गए। एंड देन अगर मैं बात करूँगा तो डेल्टा A5 आप कैलकुलेट कर लो कितने आ रहे हैं डेल्टा A5, तो ये हमारा A5 माइनस A बार आ गया। व्हाट वी हैव फॉर A5 हमारा 2.80 है, तो 2.80 माइनस 2.62, तो ये 0.18 मिल गए। तो आप देख सकते हैं कि ये एब्सोल्यूट एरर हम लोगों ने कंसिडर कर लिया है। चलिए अब मीन एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं। सॉरी, ये हम लोगों ने अभी एरर निकाला है हर एक मेज़रमेंट से। अब एब्सोल्यूट एरर की बात कीजिए, ज़रा ध्यान दीजिएगा। एब्सोल्यूट एरर इन एवरी मेज़रमेंट मैं आपको स्प्लिट कर कर बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि पहली मेज़रमेंट में एब्सोल्यूट एरर देना है डेल्टा A1, तो डेल्टा A1 तो ये तो प्लस ही में है 0.01, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 0.01। दूसरे मेज़रमेंट में एब्सोल्यूट एरर कितने आ जाएंगे डेल्टा A2 का मतलब माइनस 0.06, जब मॉडुलस हटाइएगा तो पॉजिटिव वैल्यू ही तो रखना है। तीसरे मेज़रमेंट में मॉडुलस ऑफ डेल्टा A3 ये माइनस 0.20, तो ये कितने आ गए 0.20। फिर नेक्स्ट मेज़रमेंट में मॉडुलस ऑफ A4, तो मॉडुलस ऑफ A4 0.09 है, तो ये हमारा 0.09 आ गया। नेक्स्ट फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में मॉडुलस ऑफ A5, तो मॉडुलस ऑफ 0.18, तो ये 0.18 आ गया। इतनी सारी एब्सोल्यूट एरर हम लोगों ने निकाल ली हर एक मेज़रमेंट से। अब आता है बात मीन एब्सोल्यूट एरर का, कि भाई ये मीन एब्सोल्यूट एरर किस तरह से निकाला जाएगा। तो देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए डेल्टा A बार का यूज़ करेंगे, और ये हमारा मॉडुलस ऑफ डेल्टा A1, मॉडुलस ऑफ डेल्टा A2, मॉडुलस ऑफ डेल्टा A3, मॉडुलस ऑफ डेल्टा A4, मॉडुलस ऑफ डेल्टा A5 डिवाइडेड बाई क्या आ गए 5 आ गए। तो इट मीन्स डेल्टा A बार, मॉडुलस ऑफ डेल्टा A1 कितने हैं ज़रा देखिए, तो 0.01 प्लस 0.06, 0.20, 0.09, 0.18 डिवाइडेड बाई ये कितने आ गए 5, तो डेल्टा A बार इज़ इक्वल टू ये कितने आ जाएंगे 0.54 आ रहा है, 0.54 डिवाइडेड बाई 5 अप्रॉक्सीमेटली 0.11 आ जाएगा, है ना। तो डेल्टा A बार इज़ इक्वल टू 0.11 सेकेंड, ये हम लोगों को मिल गए। अब मान लीजिए रीडिंग लिखनी है हम लोगों को, कि ये रीडिंग एरर लिमिट के साथ लिखनी है कि कितनी आ जाएगी। तो रीडिंग विथ एरर लिमिट, रीडिंग विद एरर लिमिट्स, ठीक है ना। अगर मुझे रीडिंग देनी है तो ज़रा ध्यान दे दीजिए, ये रीडिंग क्या आ जाएगा। तो देखिए ट्रू वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला है, तो ट्रू वैल्यू 2.62 आया है, ये हमारा एक आंसर है ट्रू वैल्यू का 2.62। ओके, तो आप यहाँ से 2.62 लिख दीजिए, 2.62। और ये दूसरा है, ये इस अमाउंट में एरर हमारे आए हैं, तो प्लस माइनस 0.11 लिखेंगे। अब बताइए यहाँ से मैक्सिमम रीडिंग कितनी आ जाएगी। अगर मैं मैक्सिमम रीडिंग की बात करूँगा तो ये 2.73 सेकंड आ जाएगा, और अगर मैं मिनिमम रीडिंग की बात करूँगा तो ये मिनिमम रीडिंग हमारा कितना आ जाएगा। तो 2.62 में अगर हम लोगों ने 0.11 लेस कर दिया तो ये 2.51 आ सकते हैं हमारे सामने, है ना। तो ये हमारे पास 2.51 सेकेंड आ सकते हैं। आपको एग्ज़ाम में आंसर देना होगा एरर लिमिट के साथ, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा एग्जामिनेशन में। बस इतना ही, मैक्सिमम और मिनिमम तो हमने ले लिया कि अगर पूछेगा तो देखिए ये हम लोगों ने मीन एब्सोल्यूट एरर ले लिया। अब बात करते हैं रिलेटिव एरर पर, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं। मान लीजिए रिलेटिव एरर देना था, तो आप जानते हो ना, इसे डेल्टा A बार डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाई ए बार से दिखाते हैं, है ना। तो आप लिख दो ए बार। तो अगर मुझे रिलेटिव एरर देना है तो डेल्टा ए बार कितने आ गए 0.11 और ए बार कितने आ गए 2.62। आप ज़रा ध्यान दे दीजिए, इतनी चीज़ें आ गई हमारी। अब 0.11 को 2.62 से डिवाइड दीजिए, आपको रिलेटिव एरर मिल जाएगा। तो जब मुझे रिलेटिव एरर देने हैं तो कितने आएंगे, डिवाइड देने पर ये लगभग जो है ना 0.041 आ जाते हैं, 41 अप्रॉक्सीमेटली 419 ये मिल गया हमें। तो अगर मैं डेसिमल के 2 प्लेस तक ही लिखूंगा तो ये 0.04 आ जाएंगे, रिलेटिव एरर आ गया। अब बात अगर परसेंटेज एरर की जाएगी कि ये परसेंटेज एरर में कितना है, परसेंटेज एरर तो कुछ नहीं करना है, ये 100 इंटू 0.04 आ जाएंगे। तो ये हमारा परसेंटेज एरर कितना मिल जाएगा 4% मिल जाएगा ना। तो आप यहाँ से 4% इसको दे सकते हो। ओके, तो फाइनल रीडिंग विद एरर लिमिट्स, तो अगर मैं रीडिंग विद एरर लिमिट्स की बात करूँगा तो आप ज़रा ध्यान दीजिए, एरर लिमिट्स ये बताइए मेन रीडिंग कितने आए थे 2.62 सेकंड आए थे ना, प्लस माइनस। अब परसेंटेज एरर यहाँ लिख दीजिए, ये हमारे पास आंसर हो जाएंगे। यही आपका इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन हो गया। तो देखिए बहुत ही आसानी से जो चीज़ें हम लोगों ने ऊपर सीखी थी, ट्रू वैल्यू कैसे निकाली जाती है, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाली जाती है, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाली जाती है, रिलेटिव एरर किस तरह से निकालते हैं, तो ये सारी ही चीज़ें तो हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया है ना। और बड़े आसानी से हम लोगों को सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, मिलती चली जा रही हैं, किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन तो है नहीं। तो ये हम लोगों ने एरर की आज कुछ चीज़ें देखी हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एरर को कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, टिल देन गुड बाय, पढ़ते रहिए।